लेकिन हमें एक बात सोचना चाहिए कि देश को एक अर्थशास्त्री चला सकता है, एक चाय वाला नहीं। क्या कोई भी देश प्राइवेटाइजेशन से सुरक्षित हो सकता है? मैं अंधभक्ति में विश्वास नहीं करता। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और पद का एक कदर, एक गरिमा है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो वो स्टेशन बेचने लगे। जो गोधरा कांड में मोदी सरकार के खिलाफ एकमात्र गवाह है, आज सलाखों के पीछे पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त पे उनकी तारीखों में सुनवाई नहीं होती। और शक्ति मलिक का जो घर है वो विभिन्न सरकारी अफसरों के दीवार है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दीवार से लगी हुई है। यानी जो व्यक्ति पुलिस के सबसे बड़े महकमे के अधिकारी के घर के पास रहता हो, पुलिस मुख्यालय के पास रहता हो, वहां हत्या होती है। भाई और बहनों, जयवीर सिंह पहलवान के घर में 300 लोगों की एक मीटिंग होती है। क्या वहां एक सेक्शन 144, क्या धारा 144 वहां लागू नहीं थी? और जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूं वो है फ्रीडम टू स्पीच कॉम्प्रोमाइज्ड। भाई और बहनों, फ्रीडम टू स्पीच कॉम्प्रोमाइज्ड, हमारे फंडामेंटल राइट्स, केंद्र की सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का जिस तरीके से दमन कर रहा है, जिस तरीके से हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इट्स अ ब्लंट मर्डर ऑन डेमोक्रेसी। और केवल एक घटना नहीं, ऐसे कई घटना है जिसमें मैं आपको ऊपर तमाम उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन फिलहाल मैं आज बात करूंगा हाथरस के ऊपर। हाथरस में मूलगढ़ी गांव के अंदर जो ये दुर्घटना हुई, एक बीभत्स घटना हुई है, हमारे समाज के एक लड़की की, हमारे एक भारतीय लड़की की जिस तरीके से निशंस हत्या की गई है। लगातार मैं इसका कवरेज कर रहा हूं विभिन्न राज्यों में जाके। और भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा हाथरस का जो इंसिडेंट है, इसमें बीजेपी के जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए ठाकुर जयवीर सिंह पहलवान, बताना चाहूंगा जयवीर सिंह पहलवान, इनके लिए भाजपा शासन में अलग पैमाने हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो हैं वो हाथरस के दौरे पे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं। उनमें से मैं भी हूं। मैं कोई राजनीति से संबंध नहीं रखता, मैं रेबल फाउंडेशन से हूं, आप लोगों के बीच एक आम बागी हूं। और लगातार 7 दिन के दौरे के बाद भी गांव में 144 धारा लगाई गई है। उसका अगेंस्ट में आपने देखा होगा 0 माइल पे कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर सेक्शन 188 जो इंपोज किया गया। लेकिन अगर राहुल गांधी के ऊपर आप सेक्शन 188 इंपोज करते हैं, अगर आपका ये अधिकार है, तो हाथरस के जो पूर्व बीजेपी के एमएलए हैं ठाकुर जयवीर सिंह पहलवान, भाई और बहनों, जयवीर सिंह पहलवान के घर में 300 लोगों की एक मीटिंग होती है। क्या वहां एक सेक्शन 144, क्या धारा 144 वहां लागू नहीं थी? भाई और बहनों, पॉलिटिकल वेनेडेटा। आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं और ठीक चुनाव के 10 दिन पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पे मर्डर के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हत्या के। आप समय देखिए, टाइमिंग देखिए। ठीक चुनाव होने के पहले महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार उथल पुथल चल रही कि महाराष्ट्र की सरकार को परिवर्तित की जाएगी। कभी आदित्य ठाकरे का नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में या आत्महत्या केस में। ये क्या है, ये तो खैर सीबीआई के शोध में आएगा। लेकिन कल आप लोगों की जानकारी के लिए, आप में से सभी सजग लोग हैं, आप देख रहे हैं कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है, एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में सुसाइड को रूल आउट, मर्डर को रूल आउट कर दिया गया है और सुसाइड को प्रदर्शित किया गया है। अब एम्स एक ऐसी संस्था है जो किसी की बपौती नहीं है, कोई राजनीतिक दल की संस्था नहीं है। एम्स लाइव चल रहा है अभी। बताना चाहूंगा भाई और बहनों, कल एम्स की रिपोर्ट थी और आप लगातार देख रहे हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल वेनेडेटा महाराष्ट्र में, इससे पहले राजस्थान में, चाहे सचिन पायलट को जिस तरीके से डिसबैलेंस किया गया, और इसके जस्ट अभी बिहार में आप देख सकते हैं शक्ति मलिक जिनकी हत्या होती है और बंदूकधारी हथियारों से लैस होकर आते हैं। और शक्ति मलिक का जो घर है वो विभिन्न सरकारी अफसरों के दीवार है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दीवार से लगी हुई है। यानी जो व्यक्ति पुलिस के सबसे बड़े महकमे के अधिकारी के घर के पास रहता हो, पुलिस मुख्यालय के पास रहता हो, वहां हत्या होती है। भाई और बहनों, तो वहां बिहार में सुशासन है, नीतीश जी एंड बीजेपी के अलायंस है, एनडीए की सरकार है, और उसके बावजूद शक्ति मलिक की हत्या होती है। उस हत्या के बारे में कोई नहीं पता चलता, लेकिन 24 घंटे के अंदर पॉलिटिकल वेनेडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ 302 मर्डर का मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास, यानी फिर से एक स्टेट का इलेक्शन डिसबैलेंस।
तेजस्वी प्रकरण को देखें, तेजस्वी यादव का जो प्रकरण है फिलहाल आज की डेट में, आपको पता है बिहार में नवंबर 10 के पहले चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे और ठीक चुनाव के ऐन वक्त पे आरजेडी के दो बड़े नेताओं को मर्डर के केस में लालू प्रसाद यादव के दो पुत्र तेजस्वी एवं तेज प्रताप दोनों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें कि जुडिशियरी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जुडिशियरी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कल की एक डिसीजन थी कि शाहीन बाग की तरह घटना आप अनिश्चितकालीन नहीं कर सकते, लेकिन जब लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस मैटर में इंटरफेयर करें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। भाई और बहनों, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात से आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और लॉ प्रोफाइल से हूं, और मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि शाहीन बाग जो प्रकरण हुआ था एनआरसी और सीए का अगेंस्ट, लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन जब केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया तो कल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि इस तरीके के लिए हम नहीं अलाउ करेंगे और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अदालत का रास्ता ना देखें। एक तरह से लाखों लोगों की जो भय होने का कारण है, आज जुडिशियरी को भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। जस्टिस लोया प्रकरण आप लोग भूले नहीं होंगे, वो मृत्यु थी, अकाल मृत्यु थी या हत्या थी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन उस मामले पे आज तक कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं होती। संजीव भट्ट जी का कैंपेन मैं कर रहा हूं, फ्री संजीव भट्ट, देश के एक वीर आईपीएस ऑफिसर जो गोधरा कांड में मोदी सरकार के खिलाफ एकमात्र गवाह है। आज सलाखों के पीछे पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त पे उनकी तारीखों में सुनवाई नहीं होती, तो मैं क्या कह सकता हूं, आप क्या कहेंगे? जुडिशियरी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, इस वक्त जब बिहार में लगातार शक्ति मलिक जैसे लोगों की हत्या होती है, उस वक्त बिहार के फॉर्मर डीजीपी रिजाइन करते हैं, अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की प्राथमिकता की सदस्यता लेते हैं और फिर अपने लिए टिकट मांगते हैं। क्या अब हमें समझ में नहीं आता कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की केंद्र की सरकार में हो, चाहे राष्ट्रीय सरकार में हो, चाहे प्रदेश की सरकार में हो, पुलिस महकमे का एक इतना बड़ा अधिकारी वो स्वयं अपने पद से सेवानिवृत्त होकर राजनीति ज्वाइन करता है और वो भी रूलिंग पार्टी के साथ। तो इस जगह में, इस राज्य में हम कैसे उम्मीद करें कि कानून की व्याख्या या न्याय लोगों को मिल सकता है? हम बात करेंगे बीजेपी के शासित प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1, बिहार क्राइम में नंबर 2, और दोनों ही जगह एनडीए और बीजेपी की सरकार है। अगर ये सुशासन है, आप बात करें उन्नाव कांड पीड़िता की, जब उन्होंने वाई ग्रेड की सुरक्षा मांगी थी, उनके पिता की हत्या होती है, उस रेप पीड़िता, बलात्कार पीड़िता की हत्या होती है, उनके वकील की हत्या होती है, लेकिन कंगना रनौत को आप वाई ग्रेड की सुरक्षा देते हैं। ये कहां का न्याय है? और भाई और बहनों, दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हाथरस के ऊपर मुजफ्फरनगर में सर्व समाज की एक खाप है। आप हरियाणा में देखो, किसानों को लाठी बरसाए जा रहे हैं, मंडी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अगर मेरे जैसा एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट अपनी बात कहते हैं तो हमें अर्बन नक्सलिज्म का दर्जा दिया जाता है। अपने ही राष्ट्र में मीडिया के कर्मियों के ऊपर पुलिस की लाठी, वॉर अगेंस्ट जर्नलिस्ट। आपने अभी हाथरस में देखा होगा जिस तरीके से हमने उसको कवरेज करने की कोशिश की। मैं पहले इस वीडियो के नाते माध्यम से तमाम उन जर्नलिस्टों को एक बात बोलूंगा कि आप रेप पीड़िता का, बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर ना करें, यह अति गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी भी तरह बलात्कार पीड़िता का नाम ना लें, आप उनके तस्वीर को लेकर ना कोई कैंडल मार्च करें, आप एक भारतीय लड़की के नाम पे ये कैंडल मार्च करें। वो हमारे राष्ट्र की बेटी है, उन्हें उचित मुआवजा दिलाना, उनके परिवार को उचित न्याय दिलाना, ये जर्नलिस्टों का काम है, जो निरंतर हम अपने वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आज केंद्र की सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, उनके बैड गवर्नेंस के बारे में बोलता हूं। मैं स्वयं इसी सरकार को वोट देने वालों में से एक रहा हूं, लेकिन जब मैं एम्प्लॉयमेंट के रेट की बात करता हूं, जब जीडीपी में आज -23.9% पे हम आते हैं, जब 2014 में डॉलर का रेट 56 रुपए था और आज 72 रुपए है, तो मैं इस देश के ऊपर प्रश्न करना मेरा अधिकार है और ये मेरा मौलिक अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता। सवाल था 2 करोड़ नौकरी देने की, आज 18 करोड़ नौकरी जा चुकी है। सवाल था गवर्नमेंट के सिस्टम को ठीक करने का, आज गवर्नमेंट के सिस्टम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है जो अपनी सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रही है? आप बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, आज आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, वहां पे अगर आपको लाखों का बिल बनाएं तो आपकी सुनवाई कोई नहीं होती, इसीलिए लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और जब आप सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दोगे, आपकी सुनेगा कौन?
मैं अंधभक्ति में विश्वास नहीं करता। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और पद का एक कदर, एक गरिमा है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो वो स्टेशन बेचने लगे। बात होगी। आज रेलवे की नौकरी से निकाला जा रहा है। उन परिवारों के बारे में आप सोचे जिनकी नौकरी गई। आज एक पार्षद अगर 5 साल के बाद पार्षद नहीं रहता तो जीवन भर पेंशन लेता है। अगर वो एमएलए बन जाता है तो उसे पार्षद और एमएलए का पेंशन मिलता है। अगर वो एक एमपी बन जाता है तो उसे 3 बार पेंशन मिलती है। लेकिन आज एक फौजी जीवन भर उसे पेंशन नहीं मिलती और आप लोग अंधभक्ति में डूबे पड़े हैं। आज सरकारी महकमे की ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां पेंशन को खत्म ना कर दिया गया हो। केवल नेताओं के पेंशन है। उसके बावजूद अगर मेरे साथी बाहर के जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो मेरे इर्द गिर्द हैं, अपनी आंखें खोलिए। में राहुल गांधी, मोदी या केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश के नागरिक इंपॉर्टेंट है। महत्व तो उनके जीवन का है। जिन परिवारों की नौकरी गई रेलवे में, एयरफोर्स में, आप प्राइवेट एयरपोर्ट से क्या सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज्ड हैं। क्या कोई भी देश प्राइवेटाइजेशन से सुरक्षित हो सकता है? कोई भी देश मजबूत तब होता है पानी जब आप ये देखें कि उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी गवर्नेंस मजबूत है। और अपनी गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए आप प्राइवेटाइजेशन का सहारा नहीं ले सकते। आप अपने सरकारी महकमे को सुधारिए। ऐसे तो कल आप फौज को भी प्राइवेटाइज कर दोगे। और आपको बताना चाहूंगा, निजीकरण का आलम देखिए कि 1 लाख बीघे तक का परमिशन दे दिया गया है। और कल को अगर वो आपका खेत ले लिया जाए और उसके बाद वो कहे कि आपके खेत में जो धान उगा है वो लाल है और मैं इसका रेट नहीं दे सकता, तो 4 बीघे में एक स्वामित्व वाला किसान कोर्ट के चक्कर कहां से लगाएगा? आप ये बात सोचें। पिछले 6 महीने में हेल्थ इंडस्ट्री के लोग घर बैठे हैं, टैक्सी यूनियन के लोग घर बैठे हैं, छोटे मोटे खुदरा व्यापारी घर बैठे हैं। आपने लॉकडाउन किया, आपने सड़कों में मजदूरों को छोड़ा और अय्या में 23 मजदूर मारे गए ट्रक में रोटी खाते हुए। आपने उनको क्या पैकेज दिया? आपने कहा 1,20 करोड़ का पैकेज। भाई और बहनों, हमारा राइट टू फ्रीडम, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। वक्त है, सत्ता में चाहे कोई भी आए वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। मोदी जी से हमारा प्रेम इसलिए था क्योंकि वो एक चाय वाले थे। लेकिन हमें एक बात सोचना चाहिए कि देश को एक अर्थशास्त्री चला सकता है, एक चाय वाला नहीं। क्योंकि केवल चाय बेचने से देश नहीं चलता, उसके साथ और भी सामग्री है। मैं इसमें चाय समाज के लिए कुछ नहीं कह रहा। आज चाय के बागान को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पूछिए चाय वाले से, क्यों एयरपोर्ट में किया गया प्राइवेटाइज? ओएनजीसी को प्राइवेटाइज किया गया। एलआईसी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो पिछले 30 साल से प्रॉफिट में है। आज एलआईसी का हिस्सा क्यों बेचा जा रहा है? अरे भाई, जो घाटा में है उसे आप बेचते तो समझ में आता है, लेकिन जो प्रॉफिट में है उसे क्यों बेचा जाता है? आपका मंच नहीं है ये आपका मंच नहीं है, ये आपका मंच नहीं है। ठीक है, तो आप बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें। भाई और बहनों, मोदी भक्तों से तो मैं सुबह शाम मिलता हूं। मैं स्वयं मोदी भक्त रहा हूं। अगर किसी को वार्तालाप करनी है, बातचीत करनी है, तो आइए मेरे पे डेटा लेके बात कीजिए। आपके घर आऊंगा, आपके घर में बैठूंगा और आपके मोहल्ले की तस्वीर आपको बताऊंगा कि दिखाओ तुम्हारे मोहल्ले में 2014 के पहले क्या हालत थे और आज क्या हालत है। जय हिंद, जय भारत।